अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न फिजिक्स विद अनमोल। हमने एफएससी पार्ट 1 लेक्चर सीरीज स्टार्ट की है। आज का हमारा टॉपिक है न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। बेसिक लॉज हैं न्यूटन के फिजिक्स के, इनको हम डिस्कस करते हैं। न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, इससे पहले आप ये अपने 9th-10th के अंदर भी पढ़ के आए हैं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि लॉज किसने दिए थे। सर आइजैक न्यूटन एक साइंटिस्ट है, उनके नाम से उनके लॉज हैं, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। और ये फिजिक्स के बेसिक 3 लॉज हैं, न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है। और सर आइजैक न्यूटन उनका पूरा नाम था। उन्होंने ये पब्लिश किए थे सबसे पहले अपनी एक बुक प्रिंसिपिया में। तो हम फर्स्ट लॉ की बात करते हैं, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या है। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ, पहले उसकी स्टेटमेंट लिख लेते हैं, फिर हम उसे डिस्कस करते हैं कि अ बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट। अ बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट एंड अ बॉडी मूविंग विथ uniform velocity will continue to do so unless some unbalanced force exerts on it. Okay, ये स्टेटमेंट तो सब बच्चों को पता होती है, लेकिन इसका मतलब क्या है आज हम ये समझेंगे। न्यूटन ने क्या कहा कि अ बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट। कोई भी बॉडी अगर वो रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे रहेगी। एंड अ बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी विल कंटिन्यू टू डू सो। और अगर कोई ऐसी बॉडी जो मूव कर रही है यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ, तो वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ ही मूव करती रहेगी जब तक उसके ऊपर कोई अनबैलेंस्ड फोर्स एक्सर्ट नहीं होती। अनबैलेंस्ड फोर्स का मतलब है कि कोई उसके ऊपर नेट फोर्स एक्ट नहीं करती। जैसे अगर मैं इस बोर्ड मार्कर की बात कर रही हूँ, ये ग्रीन कलर का बोर्ड मार्कर आप देख रहे हैं, तो ये रेस्ट पे है, तो क्या उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं एक्सर्ट हो रही है। इसके ऊपर ग्रेविटी की फोर्स लग रही है डाउनवर्ड, और मैंने इसको पकड़ा हुआ है, मैं इसके ऊपर फोर्स लगा रही हूँ ताकि ये अपनी इस पोजीशन के ऊपर रेस्ट पे रहे। ठीक है, तो ये हमेशा रेस्ट पे रहेगी। कब तक? जब तक इसके ऊपर कोई अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट नहीं करती। यानी कि ग्रेविटी की फोर्स को मैंने इस टाइम बैलेंस किया हुआ है, लेकिन अब अगर इस हाथ से मैं इसके ऊपर एक अनबैलेंस्ड फोर्स लगाती हूँ तो ये क्या करेगी, नीचे की तरफ गिर जाएगी, ये रेस्ट पे नहीं रहेगी। और वो कहते हैं कि अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, मतलब आपने किसी भी चीज़ को यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब है कि उसकी जो वेलोसिटी है वो चेंज नहीं हो रही। वेलोसिटी मतलब ना उसकी मैग्नीट्यूड चेंज हो रही है, ना डायरेक्शन चेंज हो रही है, वो इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में, तो उसकी जो वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म है। ठीक है, तो अगर किसी बॉडी की वेलोसिटी यूनिफॉर्म है तो वो हमेशा यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करती रहेगी जब तक आप उसके ऊपर कोई सम अनबैलेंस्ड फोर्स एक्सर्ट नहीं करते। जैसे कि आपके पास एक बॉल है, उसको हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ सपोज एक फेंक देते हैं, और अकॉर्डिंग टू न्यूटन कि वो हमेशा यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करती रहेगी अगर आप उसके ऊपर बाहर से कोई फोर्स नहीं लगाते। तो क्या रियलिटी में ऐसा होता है? नहीं होता। हमारी जो बॉल है, हम उसके ऊपर फोर्स ना भी लगाएं, एक दफ़ा उसे मूव करवा के छोड़ दें, तो कुछ टाइम के बाद वो क्या करेगी, रेस्ट पे आ जाएगी। तो क्या न्यूटन के लॉ वायलेट हो गया? नहीं। हमारे पास एक तो हो सकता है उसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म ना हो। ठीक है, वो क्यों यूनिफॉर्म नहीं होगी? क्योंकि हमारे पास रियल लाइफ में फ्रिक्शनल की फोर्स है, एयर रेजिस्टेंस है, डस्ट पार्टिकल्स हैं, ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये हमारे पास रियल लाइफ के अंदर प्रेजेंट हैं। लेकिन ये लॉस डोंट हैं, ये आइडियल केस के लिए हैं। तो वो जो फोर्सेस हैं वो अनबैलेंस्ड फोर्स के तौर पर रिएक्ट करेंगी और उसको क्या कर देंगी, रोक देंगी। वो भी तो फोर्सेस है ना जो उसके ऊपर एक्सर्ट हो रही हैं। तो न्यूटन ने तो कहा था कि कोई फोर्स उसके ऊपर एक्सर्ट ना हो। तो रियल लाइफ के अंदर हमारे पास ऐसा केस नहीं हो सकता। फ्रिक्शन फैक्ट लाजमी होगा, एयर लाजमी होगी। तो ये जो फोर्सेज हैं क्या करेंगी, उसकी मोशन को स्टॉप कर देंगी। तो इसका मतलब है कि न्यूटन का लॉ वैलिड है, लेकिन क्योंकि ये स्टेटमेंट रियल लाइफ के लिए नहीं है बल्कि आइडियल लाइफ के लिए दी है, तो रियल लाइफ में थोड़ा सा हमें देखना पड़ता है कि इसके ऊपर कौन कौन सी फोर्सेस एक्सर्ट कर रही हैं जिनको हमने इग्नोर किया। तो बॉडी जो रेस्ट पे है वो हमेशा रेस्ट पे रहेगी, और जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है वो हमेशा यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करती रहेगी। उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, वो नहीं रुकेगी जब तक हम उसके ऊपर बाहर से कोई फोर्स
नहीं लगाते। इवन कि हमने उसकी वेलोसिटी चेंज भी करनी है, ज़्यादा कम करनी है, तब भी हमें उसके ऊपर क्या लगानी पड़ेगी, फोर्स लगानी पड़ेगी। ये हमें कहते हैं न्यूटन का लॉ। और ये आपको पता है कि कोई भी बॉडी को आप टेबल पे रख दें तो वो टेबल पे रहेगी जब तक आप हाथ मार के उसे नीचे नहीं फेंक देते, ठीक है। इसी तरह अगर कोई बॉडी मूव कर रही है, अगर फ्रिक्शनल इफेक्ट ना हो, एयर रेजिस्टेंस ना हो, तो वो तब तक मूव करती रहेगी जब तक आप आगे से जाके उसके ऊपर फोर्स लगा के उसे नहीं रोक देते। तो ये मेरे पास क्या है, न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। और इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया का नाम भी देते हैं। अब हम देखते हैं न्यूटन का सेकंड लॉ क्या है। तो न्यूटन के सेकंड लॉ की बात करें तो सब कहेंगे, सब स्टूडेंट्स, कि न्यूटन का सेकंड लॉ है F इज इक्वल टू एम ए। लेकिन इस F इज इक्वल टू एम ए का मतलब क्या है, इसको आज हम अंडरस्टैंड करेंगे। तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन का सेकंड लॉ है कि जब भी आप किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाओगे तो उसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, और जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो फोर्स की डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो जो इसकी पहली बात है उसको हम लिख लेते हैं कि व्हेन फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी इट प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन। व्हेन फोर्स applied on a body it produces acceleration in the direction of force, acceleration in direction of force। इसकी आप एग्जांपल ले लें, ये भी आधी स्टेटमेंट है, पहले हम इसे अंडरस्टैंड करते हैं कि मेरे पास कोई भी एक बॉडी है, ठीक है, वो एक स्पीड के साथ, कोई भी उसकी स्पीड वेलोसिटी हो सकती है, उसके साथ जा रही है। जैसे ही आप उसके ऊपर फोर्स लगाओगे, उसके ऊपर फोर्स लगाने से क्या होगा, उसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। हम एक बच्चे की एग्जांपल ले लेते हैं जो कि साइकिल चला रहा है, वो बहुत आराम से सुकून से साइकिल चला रहा है, लेकिन कोई दूसरा बच्चा पीछे से आता है, उसके ऊपर क्या लगा देता है, फोर्स लगा देता है। जैसे ही वो पीछे से उसके ऊपर फोर्स लगाएगा साइकिल के ऊपर, तो साइकिल की स्पीड क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, स्पीड तेज हो जाएगी। स्पीड या वेलोसिटी चेंज होने का क्या मतलब है कि उसके अंदर क्या प्रोड्यूस हो गया, एक्सेलरेशन, क्योंकि एक्सेलरेशन तो है ही चेंज इन वेलोसिटी। तो जैसे ही फोर्स लगेगी, फोर्स जैसे लगेगी तो बॉडी की वेलोसिटी क्या होगी, चेंज होगी। वो वेलोसिटी चेंज होने का क्या मतलब है कि एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी, और एक्सेलरेशन प्रोड्यूस भी किस डायरेक्शन में होगी, जिस डायरेक्शन में हम लगा रहे हैं फोर्स। तो अगर इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं तो चेंज इन वेलोसिटी भी इसी डायरेक्शन में होगी। तो मेरे पास एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होती है, जो चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन है। तो व्हेन फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी इट प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स। इसका मतलब तो हमने यहाँ पे समझ लिया कि जब भी हम फोर्स लगाएंगे किसी बॉडी में तो उसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, उसकी डायरेक्शन सेम होगी एज डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अब ये जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुई है ये डिपेंड किस किस चीज पे करती है, अब हमने ये देखना है, ठीक है। व्हेन फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी इट प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ओके, ये दो चीजों पे डिपेंड करती है, एंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, एंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। इसको आप सिंपल इमेजिन कर सकते हैं, अगर आप किसी बॉडी पे ज्यादा फोर्स लगाएंगे तो उसकी वेलोसिटी के अंदर चेंज ज्यादा आएगा, चेंज ज्यादा आएगा तो मतलब उसके अंदर एक्सेलरेशन ज्यादा प्रोड्यूस हुआ है। तो एक्सेलरेशन किस पे फिर डिपेंड किया, एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, फोर्स के डायरेक्ट रिलेशन है कि मतलब अगर आप ज्यादा फोर्स लगाएंगे तो ज्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, ठीक है। ये बच्चे वाली एग्जांपल है, अगर कोई पीछे से तगड़ा बच्चा आके ज्यादा फोर्स लगा देगा तो जो साइकिल है उसकी स्पीड में ज्यादा चेंज आएगा, मतलब उसके अंदर ज्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन किस पे डिपेंड करता है, फोर्स पे। फोर्स ज्यादा होगी तो एक्सेलरेशन भी क्या होगी, ज्यादा। एंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, एंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू mass ऑफ बॉडी। कहते हैं कि एक्सेलरेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है mass ऑफ बॉडी के, कि जिस mass पे आप फोर्स लगा रहे हो उसके mass के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जिस एग्जांपल को हम लेके चल रहे थे हम उसी एग्जांपल की बात करते हैं कि एक बच्चा साइकिल पे बैठा है, ठीक है। एक दो साइकिल है आपके पास, एक पे आपने जरा स्लिम बच्चे को बैठा दिया और एक पे जरा आपने तगड़े बच्चे को बैठा दिया, लेकिन पीछे से जो फोर्स लगाने वाला बच्चा है वो सेम कैपेसिटी का है, उसने दोनों साइकिल को सेम फोर्स लगानी है। तो आप देखेंगे कि जब वो स्लिम जिस पे बैठा है बच्चा उस साइकिल को फोर्स लगाएगा तो उसके अंदर बहुत ज्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी, लेकिन जिस साइकिल पे तगड़ा बच्चा बैठा है जब वो उसके ऊपर फोर्स लगाएगा तो उसकी वेलोसिटी में बहुत कम चेंज आएगा। कम चेंज आने का मतलब है कि उसकी एक्सेलरेशन भी
कम प्रोड्यूस होगी। तो यहाँ से हमें पता लगा कि मास के एक्सेलरेशन क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब जिस बच्चे का मास ज़्यादा था या बच्चा और साइकिल मिला के जिस बॉडी का मास ज़्यादा था वहाँ पे एक्सेलरेशन कम प्रोड्यूस हुई, और जहाँ पे स्लिम बच्चा हमने बैठाया था वहाँ पे एक्सेलरेशन ज़्यादा प्रोड्यूस होगी, वहाँ पे वेलोसिटी में चेंज ज़्यादा आएगा। वेलोसिटी में चेंज ज़्यादा आने का मतलब है कि एक्सेलरेशन ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। तो न्यूटन का सेकेंड लॉ हमें कहता है कि जब हम फोर्स लगाएंगे तो बॉडी में एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होगी, जो फोर्स की डायरेक्शन है। और एक्सेलरेशन दो चीज़ों पर डिपेंड करेगी, एक फोर्स पे और एक मास पे। फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। होप्स हो कि आपको अब इसकी स्टेटमेंट की समझ आ गई होगी कि मेरे पास न्यूटन सेकंड लॉ कहता क्या है। अब हम इसका फॉर्मूला यहाँ से डिराइव करते हैं। इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दें, इसे इक्वेशन नंबर 2 कह दें। जब आप इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करेंगे तो क्या आ जाएगा, कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2। जब हम इक्वेशन को कंबाइन करेंगे तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F/m। ठीक है, यहां से हम इसको खत्म करके प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगाएंगे और वो मेरे पास k है, तो a इज इक्वल टू k F/m। यहां से m को इधर मल्टीप्लाई कर दें, या पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि k की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, 1 होती है। इस केस के अंदर k की वैल्यू 1 होती है, तो आपके पास क्या बनेगा, a इज इक्वल टू F/m। m को इधर मल्टीप्लाई कर लें तो हमारे पास क्या बन जाएगा, f इज इक्वल टू m ए। यही मेरे पास क्या है, न्यूटन सेकंड लॉ की मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, जो कि बच्चों को रट्टी होती है f इज इक्वल टू m ए, लेकिन इसका मतलब नहीं पता कि न्यूटन सेकंड लॉ हमें कहता क्या है। ओके, नेक्स्ट है मेरे पास न्यूटन का थर्ड लॉ। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन बहुत ही कॉमन और तकरीबन हर स्टूडेंट को ये लॉ याद होता है, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन थर्ड लॉ की स्टेटमेंट क्या है, एवरी एक्शन हैज अ रिएक्शन दैट आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। या हम कहते हैं एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। तो यही लिख लेते हैं, एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन। ठीक है, कि जब भी कोई एक्शन होता है तो उसका रिएक्शन लाजमी आता है। इसकी तो बेशुमार आप डेली लाइफ में एग्जांपल्स देख सकते हैं। एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। लेकिन जो रिएक्शन का डायरेक्शन है वो हमेशा एक्शन के जो एक्शन की डायरेक्शन है उसके क्या होगा, ऑपोजिट होगा। यानी कि जब भी कोई बॉडी किसी दूसरी बॉडी पे फोर्स लगाती है तो दूसरी बॉडी उतनी मैग्नीट्यूड की फोर्स पहली बॉडी पे लगाती है, लेकिन डायरेक्शन क्या हो जाती है, दोनों की चेंज हो जाती है। हम दो बॉल्स की एग्जांपल ले लेते हैं। जब ये दोनों हेड ऑन कोलिजन करेंगी तो फर्स्ट बॉल जो है वो सेकंड बॉल पे फोर्स लगाएगी। ठीक है, यानी कि इसने क्या किया, दूसरी बॉल पे एक्शन किया, तो दूसरी बॉल भी रिएक्शन करेगी, इस पे फोर्स लगाएगी। दोनों की मैग्नीट्यूड क्या होगी, सेम होगी, लेकिन डायरेक्शन दोनों की क्या होगी, ऑपोजिट होगी। ठीक है, अगर इस डायरेक्शन में एक्शन हुआ तो रिएक्शन इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। यहाँ पे आपने जो 2 पॉइंट्स याद रखने हैं कि एक्शन और रिएक्शन कभी भी एक ही बॉडी पे नहीं होता। एक्शन और रिएक्शन हमेशा 2 डिफरेंट बॉडीज पे होते हैं। आप इसकी एग्जांपल कॉमन ले सकते हैं। आप दीवार के अंदर अपना सर मार के चेक करें, आपके सर ने क्या किया, एक्शन किया। जैसे वो दीवार पे बजेगा तो आपके सर ने दीवार पे एक्शन किया, रिएक्शन कहाँ होगा, आपके सर पे। एक्शन हुआ था दीवार पे, आपको दर्द फील हुई सर में, यानी कि दीवार ने रिएक्शन किया आपके सर पे। तो एक्शन और रिएक्शन हमेशा 2 डिफरेंट बॉडीज पे होते हैं। एक्शन और रिएक्शन की फोर्सेस एक ही बॉडी के ऊपर नहीं लगती, ये बात आपने याद रखनी है। ठीक है, कि अगर आपके सर ने दीवार पे एक्शन किया तो रिएक्शन कहाँ पे होगा, आपके सर पे होगा। करेगा कौन, दीवार करेगी। तो एक्शन दीवार पे हुआ था, रिएक्शन आपके सर पे हुआ है, ये बात आपने याद रखनी है। और दूसरी ये बात याद रखनी है कि एक्शन और रिएक्शन हमेशा सेम टाइम पे होते हैं। ये नहीं होता कि आप दीवार में सर मार दें और फिर इंतजार करें और 5 मिनट बाद आपके सर में दर्द हो। नो, जैसे ही आप एक्शन करेंगे फौरी रिएक्शन आएगा। आप बॉल की एग्जांपल देख सकते हैं, आप बॉल को दीवार पे हिट करें तो फौरन से बॉल वापस आएगी। वो ये नहीं करेगी कि 2 मिनट वेट करे, दोबारा से बॉल जो दीवार है उसके ऊपर रिएक्शन करे और वो आपकी तरफ मूव करे। तो इसके अंदर मेन जो पॉइंट्स हैं वो 2 ही हैं कि एक्शन और रिएक्शन हमेशा 2 डिफरेंट बॉडीज पे होते हैं और दोनों सेम टाइम पे होते हैं। उनके लिए जो टाइम इंटरवल है वो डिफरेंट नहीं है कि पहले एक्शन हो गया 5 मिनट बाद रिएक्शन हो गया।